नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप कुशल मंगल आनंदमय होंगे। मैं दिलीप राज जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ और आज की करंट अफेयर्स यहाँ पर चलेगा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं और ये अपना हो गया पेन ले लिया है, ये रहा, चलेगा। आज का इतिहास एक करंट अफेयर्स 6 जुलाई का है। 1787 में 6 जुलाई के दिन शिवपुर में इंडियन बॉटनिकल गार्डन की स्थापना की गई थी। जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है उसकी स्थापना की गई थी 6 जुलाई 1787 1787 में। और 1885 में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 जुलाई, ठीक है, 6 जुलाई 1885 लुई पाश्चर, ठीक है, लुई पाश्चर। और आपने सुना होगा पाश्चुरीकरण का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। तो लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था 6 जुलाई 1885, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जिस वर्ष 1885 में, उसी वर्ष रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लुई पाश्चर के द्वारा किया गया था। लेकिन डेट दोनों की अलग अलग है। कांग्रेस की डेट अलग है और इसकी डेट 6 जुलाई है। 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय और अश्वेत थे। पहले अश्वेत और पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में सांसद चुने गए थे। कब चुने गए थे? 6 जुलाई 1892, 6 जुलाई 1892 में, ठीक है। दादा भाई नौरोजी 6 जुलाई 1892 में क्या है, ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय, पहले अश्वेत बने, ठीक है, चलेगा। पहले भारतीय और अश्वेत बने। 1901 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। 6 जुलाई 1901 में क्या हुआ था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। और इनके बारे में कुछ और हमारी स्लाइड है, वीडियो अंत तक देखना है तो इनके बारे में और बताएंगे, क्योंकि इनका जन्म दिवस था, जन्म हुआ था, तो इनसे संबंधित कुछ बताएंगे। 1935 में तिब्बती समुदाय के 14वें वर्तमान गुरु दलाई लामा, 6 जुलाई 1935 में तिब्बती समुदाय के 14वें गुरु हैं, 14वें गुरु और वर्तमान गुरु दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो का जन्म हुआ था। 6 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म होता 1901 में और दलाई लामा का जन्म होता 1935 में। दलाई लामा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी 6 जुलाई को जन्म होते हैं, ठीक है, इनका जन्म होता है। और तिब्बती समुदाय के 14वें गुरु हैं। दलाई लामा क्या है? तिब्बती समुदाय के कैसे हैं? 14वें गुरु हैं। तिब्बती समुदाय के 14वें गुरु हैं दलाई लामा। तेंजिंग ग्यात्सो, इनका और भी तेंजिंग ग्यात्सो आगे तक नाम है। 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 जुलाई 1944, 6 जुलाई 1944 नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता से संबोधित किया था। तो सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? 1944 में 6 जुलाई को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। ये IMP क्वेश्चन है। 6 जुलाई 1935 में तिब्बती समुदाय के 14वें और वर्तमान गुरु दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो का जन्म हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 6 जुलाई को जन्म हुआ था 1901 में। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश की संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय अश्वेत बने 1892।
1885 में लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और 87 में इंडियन बॉटनिकल गार्डन की स्थापना की गई। चलिए, ये महत्वपूर्ण खबरें थी। अब हम आगे चलते हैं, चलेगा। भारत में गरीबी 2022-24 में घटकर 8.5% रह जाएगी, NCAER की रिपोर्ट कहती है। भारत में जो गरीबी है 22 से 24 तक घटकर कितनी रह जाएगी? अब गरीबी कितनी रह गई है? 8.5%। मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले 100% हो, 100% में से कितनी कम हो गई है? 91.5%। इतनी गरीबी हट चुकी है और अब बची कितनी है? 8.5। तो इतने लोगों में से इतने जो 91.5% क्या है? गरीब नहीं है। गरीब कितने प्रतिशत बचे हैं? 8.5, 8.5% गरीब बचे हैं, 8.5% गरीब बचे हैं। चलेगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल काउंसिल एप्लाइड, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के पेपर रीथिंकिंग सोशल सेफ्टी नेट इन अ चेंजिंग सोसाइटी के अनुसार महामारी की चुनौतियों के चलते भारत में गरीबी, ठीक है, भारत में गरीबी 2011-12 में कितना? 21.2% थी। 20 नमस्कार, उधर बैठ जाइएगा, कैमरा सामने बेटा, ठीक है। भारत में गरीबी 2011-2012 में 11-12 में गरीबी कितनी थी? 21.2%, 21.2%। और वर्तमान में 22 से 24 तक यह कितनी रह जाएगी? 8.5% रह जाएगी। इतना डिफरेंस आया है और यह घटकर कितनी हो रही है यहाँ पर? 8.5%। यह रिपोर्ट जो नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की जो रिपोर्ट है, ठीक है, सोनाल देसाई ने लिखी है। आर्थिक विकास गरीबी में कमी के लिए बदलती सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलनीय सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की आवश्यकता है और भी अभी इसमें सुधार की आवश्यकता है, विकास की आवश्यकता है, ग्रोथ की आवश्यकता है, ठीक है। और आने वाले समय में यह 100% दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर जो हेडिंग आप देख रहे हैं, चलेगा। वैज्ञानिकों ने अवैध शिकार रोकने को गैंडे के सींगों को रेडियोधर्मी बनाया है। अब गैंडे के जो सींग है उसको कैसा बना दिया? रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मी बनाया। रेडियोधर्मी क्यों बनाया है? क्योंकि इनके जो इनका शिकार होता था, शिकार होगा तो इनकी जो प्रजाति है, संख्या है, नंबर ऑफ ठीक है, राइनोसरस हैं, गैंडे हैं, उनकी संख्या कम होगी। और किसी भी जंगली जीव की संख्या कम होना ये क्या होता? पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। पर्यावरण संतुलन के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, इसके लिए ये एक तरह से कहा जाए तो कह सकते हैं जो वन के लिए, फॉरेस्ट के लिए जिस तरह से नुकसान है, हानिकारक है। तो दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिकों ने गैंडे के सींगों में रेडियोधर्मी पदार्थ इंजेक्ट किया है, लगा दिया है, ताकि उन्हें सीमा चौकियों पर पहचाना जा सके और मानव उपभोग के लिए बेकार बनाया जा सके। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा में गैंडे के सींगों की उच्च मांग के कारण, पारंपरिक चिकित्सा में गैंडे के सींग की मांग चलती थी, तो उच्च मांग के कारण होने वाले अवैध शिकार को रोकना है। रेडियोधर्मी खुराक गैंडों और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। यह 5 साल तक चलती है और बार बार सींग काटने की जरूरत को कम करती है, और बार बार सींग काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, और इस वजह से इनके सींगों की जो, ठीक है, सप्लाई है या डिमांड है वो कम होगी और इससे ये सुरक्षित रहेंगे। चलेगा। यहाँ पर बात आती है SCCL के
CMD बलराम को तेलंगाना के ट्री मैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हैं अपने बलराम जी, ठीक है, CMD हैं और इनको तेलंगाना के टी मैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों? हैदराबाद स्थित फर्म अनुराधा टिम्बर्स इंटरनेशनल को लग्जरी नौकाओं और अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर सहित प्रतिष्ठित मंदिरों पर सागौन की लकड़ी के काम के लिए सम्मानित किया गया है। और एक इनका क्या है, सागौन की लकड़ी का व्यापार है। अच्छी नक्काशी करना या नाव या बोट बनाने में इनके लिए लकड़ी का काम या इनकी जो डिजाइनिंग है, आर्ट है, कला है, इसका उपयोग किया गया है। इसी के कारण इनको क्या है, तेलंगाना सरकार ने टी मैन का पुरस्कार से सम्मानित किया है। और उनकी परियोजनाओं में यादाद्री मंदिर, राष्ट्रपति निलयम और ऐतिहासिक मूर्तियों में महत्वपूर्ण योगदान शामिल है। तो इनकी जो नक्काशी की कला है, कई जगहों पर इनकी विशेषता देखने को मिलती है, कई मंदिरों में। और अयोध्या मंदिर में हैदराबाद के फर्म अनुराधा टिम्बर्स इंटरनेशनल को इस तरह से नौकाएं वगैरह हैं, जो बोट हैं, नाव हैं, उनको बनाने में भी इनकी लकड़ियों का, इनका ठीक है, कलाओं का योगदान है। इस कारण से इनको तेलंगाना सरकार ने क्या है, टी मैन पुरस्कार से अवॉर्डेड किया है। चलेगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो कप 24 को अपनी आखिरी यूरोपीय चैंपियनशिप बताया है। और जो यूरो कप है, बस ये आखिरी चैंपियनशिप है। इसके बाद ऐसा इन्होंने कहा है कि संन्यास लेने वाले हैं और इस कप के बाद इससे कह सकते हैं आराम ले सकते हैं या अलविदा कह सकते हैं। तो देखते हैं, जब तक इंतजार करते हैं। तो किसने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, फुटबॉलर हैं एक, ठीक है, पुर्तगाली पेशेवर हैं। वह सऊदी प्रो लीग क्लब अल नासर और पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं और दोनों की कप्तानी करते हैं। यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट, सऊदी प्रो लीग क्लब, सऊदी प्रो लीग क्लब अल नासर जो है एक टीम है, उसकी तरफ भी खेलते हैं। सेकंड, ये पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के लिए भी खेलते हैं और दोनों ही जगह ये कैप्टनशिप की भूमिका में होते हैं, रोल प्ले करते हैं। तो ठीक है, पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम, सेकंड सऊदी प्रो लीग क्लब अल नासर में खेलते हैं। सर्वकालिक सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माने जाने वाले रोनाल्डो ने 5 बैलन डी ओर पुरस्कार और जो फुटबॉल विश्व कप में बैलन डी ओर पुरस्कार दिया जाता है, जो वर्ष भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, इन्होंने 5 ऐसे पुरस्कार जीते हैं, बैलन डी ओर पुरस्कार। रिकॉर्ड 3 EFA मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीते हैं, 4 यूरोपीय गोल्डन शूज जीते हैं, ठीक है। और जो किसी यूरोपीय खिलाड़ी द्वारा जीते गए सबसे ज्यादा पुरस्कार हैं। किसी दूसरे यूरोपीय खिलाड़ी ने अभी तक इनके बराबर इस तरह के पुरस्कार अपने नाम दर्ज नहीं कराए हैं जितने कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने करवाए हैं। चलेगा, खेल है वो तो मेहनत है, जो जितनी करेगा उतना पाएगा। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने कारगिल युद्ध पर पुस्तक का विमोचन किया है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने कारगिल युद्ध 26 जुलाई 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उसको लेकर के एक पुस्तक का विमोचन किया है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त टी परनायक, ठीक है, ये है ऊपर, टी परनायक के ने वीर चक्र विजेता दिवंगत कर्नल MB रविंद्रनाथ द्वारा लिखित कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट। अब क्या है, जो कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नाम की जो बुक है, पुस्तक है, किसने लिखी है ये ध्यान रखना कि वीर चक्र विजेता दिवंगत कर्नल MB रविंद्रनाथ, जो MB रविंद्रनाथ हैं वो कर्नल थे, वीर चक्र विजेता थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नाम से। किसने लिखी है? रविंद्रनाथ ने, MB रविंद्रनाथ ने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट, ध्यान रखना, का विमोचन किया है राज्यपाल ने। यह पुस्तक मई से जुलाई 1999 तक
ऑपरेशन विजय के दौरान राजपूताना राइफल्स की दूसरी बटालियन के संचालन की जानकारी देती है। एक और इम्पोर्टेंट, इसमें किसका वर्णन किया गया है, किसका उल्लेख किया गया है और किसका जिक्र किया गया है, तो एक क्या है 1999 मई से जुलाई 1999 तक ऑपरेशन जो विजय चलाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा, कारगिल युद्ध में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो आपको बताना है विजय ऑपरेशन। कौन सा चलाया था, विजय ऑपरेशन। कारगिल युद्ध में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, विजय ऑपरेशन। ओके, विजय ऑपरेशन चलाया था। तो मई से जुलाई 1999 तक ऑपरेशन विजय के दौरान राजपूताना राइफल्स की दूसरी बटालियन के संचालन की पूरी जानकारी इसमें मिलती है। विमोचन समारोह बेंगलुरु में राजेंद्र सिंह जी आर्मी ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में किया गया था। ठीक है, बस याद रखना, कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट किसने लिखी है, एम बी रविन्द्रनाथ द्वारा लिखी है। वीर चक्र विजेता थे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ने इनको टी पटनायक ने क्या विमोचन किया है। और ये पुस्तक मई से जुलाई 1999 की गाथा को या कह सकते हैं, ठीक है, उस दौरान जो राजपूताना राइफल्स की दूसरी बटालियन थी ऑपरेशन विजय के दौरान इसको उसकी, ठीक है, उसका वर्णन किया गया है। चलेगा, उसकी डिटेल्स दी गई है। आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए जाक्सा अलोक्स 4 उपग्रह लॉन्च किया। डिजास्टर मैनेजमेंट में, ठीक है, रिवॉल्यूशन लाने के लिए क्या किया है, आपको देख रहा है, जो जाक्सा है अलोक्स 4 प्लैनेट्स लॉन्च किया है। और जाक्सा ने आपदाओं और पर्यावरण परिवर्तनों की निरंतर उच्च रिजोल्यूशन निगरानी के लिए उन्नत राडार तकनीक से लैस एलोस 4 प्लैनेट लॉन्च किया। इसकी मुख्य विशेषताओं में दिन रात सभी मौसमों में अवलोकन कर सकता है, कैसा भी मौसम हो, ये अपना एनालिसिस, विश्लेषण, अवलोकन, निगरानी, ठीक है, 50 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक विस्तारित अवलोकन पट्टी शामिल है। ये कितनी रेंज तक का अवलोकन कर सकता है एस्टिमेशन कर सकता है 50 से, ठीक है, 200 किलोमीटर चलेगा। और दिन रात हो दिन हो 24 घंटे ये अपना काम कर सकता है। ठीक है, नाम क्या है इसका, ठीक है, जाक्सा ने एलोस 4। यह जमीन के विरूपण, आपदा प्रभावित क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण वास्तविक समय डेटा प्रदान करेगा। जमीन पर कोई भी विपदा आती है, डिजास्टर आता है, कोई भी ऐसा अनहोनी घटना होती है, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो, इस तरह की कोई भी घटना होती है, विरूपण होता है, आपदा प्रभावित होता है, तो वास्तविक समय, सही समय बताएगा और वहाँ का डेटा प्रोवाइड करेगा, और जिससे प्रतिक्रिया प्रयासों और सुरक्षा में सुधार होगा। फिर क्या होगा, हम वहाँ पर अपनी एक्शन, एफर्ट्स और सेफ्टी के लिए हम सुधार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लैनेट विच नेम इज, ठीक है, एलोस 4 और लॉन्च्ड बाय जाक्सा। क्यों, ठीक है, टू रिवोल्यूट इन दी डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए जाक्सा ने एक प्लैनेट लॉन्च किया है जिसका नाम है एलोस 4। चलेगा, जो दिख रहा है एलोस 4 ये है, और ये चलेगा। बोधना शिवनंदन इंग्लैंड शतरंज टीम, बोधना शिवनंदन नाम इंग्लैंड शतरंज टीम में सबसे युवा खिलाड़ी होंगे, ये है बोधना शिवनंदन। इंग्लैंड शतरंज टीम है, उसके सबसे युवा खिलाड़ी होंगे। और एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें जिसकी हॉबी शतरंज है, इंटरव्यू में जाते हैं आप एमपीपीएससी यूपीएससी में, प्री और मेंस के बाद साक्षात्कार में आपसे पूछा जाता है कि आपकी हॉबी क्या है, आप हॉबी बताते हैं। सभी हॉबी जो लगभग मोस्टली आपकी होती है, हम उस पर वीडियो बना रहे हैं। पहला वीडियो हमने बनाया है शतरंज हॉबी जिसकी है, तो इसमें ये भी ऐड कर लेना। बोधना शिवनंदन इंग्लैंड शतरंज टीम की सबसे छोटी खिलाड़ी है, सबसे युवा खिलाड़ी है, भारतीय मूल की 9 वर्षीय छात्रा बोधना शिवनंदन, ठीक है,
बुडापेस्ट में शतरंज ओलंपियाड में इंग्लैंड की महिला टीम में शामिल होकर किसी भी खेल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है बोधना शिवनंदन। लॉकडाउन के दौरान उनकी प्रतिभा उभरी, ठीक है, सामने आई, जिससे वह यूरोपीय विलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप जीतने सहित कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अभी तक हासिल कर चुकी हैं। बोधना शिवनंदन भारतीय मूल की हैं। तो यह भी आपके लिए, जिसकी हॉबी शतरंज है, तो आप अपने एक पॉइंट में, एक बिंदु में, उस पहलू में इनको भी ऐड कर लें। बोधना शिवनंदन, दूसरा पॉइंट भारतीय मूल की हैं, तीसरा पॉइंट इंग्लैंड शतरंज टीम की सबसे युवा, सबसे छोटी या यंगेस्ट प्लेयर ऑफ शतरंज इंग्लैंड टीम। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध अल्बानियाई उपन्यासकार, ठीक है, वर्ल्ड फेमस जो अल्बानियाई, ठीक है, नोबलिस्ट हैं, इस्माइल कदारे का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। प्रसिद्ध अल्बानियाई उपन्यासकार और कवि इस्माइल कादरी का 1 जुलाई 2024 को तिराना अल्बानिया में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कादरी ने द जनरल ऑफ द डेड आर्मी से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की और 2005 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से कई पुरस्कार और जीते। तो क्या नाम है इनका, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध अल्बानिया उपन्यासकार हैं और एक क्या है, इस्माइल कदारे। अल्बानिया के साम्यवादी शासन के तहत दमन का सामना करने के बावजूद उन्होंने लिखना जारी रखा और अल्बानिया पहले फ्रांस में निर्वासन में रहे, ठीक है, निर्वासन में रहे। चलेगा, इतना ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको बताना है कि इन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता है, मैन बुकर पुरस्कार जीता है, इनका देहांत हो गया है। चलेगा, चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर भरोसा पेंशन योजना का आरंभ किया है। चलेगा, एनटीआर भरोसा पेंशन योजना का आरंभ किया है। क्या है ये हमारे चंद्रबाबू नायडू। और फिलहाल में आपको पता है एनडीए के साथ चंद्रबाबू नायडू जिनकी जो पार्टी है और हमारे नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन दोनों ने, ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं इनके बहुमत से भी हमारी भाजपा सरकार, एनडीए सरकार या जो वर्तमान सरकार है वो इनके सहयोग से, समर्थन से चल रही है, संचालित हो रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर भरोसा पेंशन योजना का आरंभ किया है। ध्यान रखना, एनटीआर भरोसा पेंशन योजना किसने लागू की है, चंद्रबाबू नायडू। ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, आपको पता होना चाहिए, क्या है, विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश की कैपिटल पहले हैदराबाद थी, जैसे तेलंगाना अलग होता है तो तेलंगाना के साथ हैदराबाद चला जाता है, तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद हो जाती है। 2 जून 2014 में तेलंगाना एक अलग राज्य, सेपरेट राज्य बना, किससे अलग होकर के, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल हो जाती है विजयवाड़ा, तेलंगाना की कैपिटल हो जाती है हैदराबाद। तो चलेगा, 4000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। पहले जिसके तहत कितनी मिलती थी, 3000 रुपये, ठीक है, अब कितनी हो गई, 4000 रुपये प्रति माह। और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पेंशन 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। इस योजना में लगभग 65 लाख लोगों को लाभ मिलेगा, जिसमें 4,408 करोड़ रुपए वितरित किए गए और 1.25 लाख सचिवालय कर्मचारी वितरण में शामिल हैं। और यह लोगों के जीवन स्तर में बेहतर बनाने की दिशा में एक पहल या कदम या मुहिम है। चलेगा, इनकी पार्टी का नेम बताएंगे आप। देखिए यहां पर कुछ दिख रहा है, असम के रेमोना राष्ट्रीय उद्यान। अब यहां पर एक प्रश्न और आ सकता है, रेमोना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ऐसी चीजें आप अलग से लिख लिया करो। रेमोना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर, रेमोना नेशनल पार्क कहां पर, ये आसाम है। असम की कैपिटल क्या है, असम की कैपिटल है गुवाहाटी। असम की कैपिटल क्या है, गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी। असम की कैपिटल क्या है, गुवाहाटी। चलेगा, असम की कैपिटल क्या है, गुवाहाटी।
और रेमोना नेशनल पार्क कहाँ पर असम में है। संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो देखा गया है, ये मेनलैंड सीरो है। और असम के रायनोमा नेशनल पार्क में गंदा बजरम एंटी पोचिंग कैंप के पास डिजिटल कैमरा ट्रैप का उपयोग करके संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य प्रलेखित किया गया है। जर्नल ऑफ थ्रेटेंड टेक्सा में प्रकाशित यह खोज प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय डेटा और लक्षित संरक्षित कार्यों के लिए आवश्यकता है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं है, जो पहली हेडलाइन है उसी से आपका काम हो जाएगा, देख लेना। बाकी मैंने आपको बता दिया है कहाँ पर खोजा गया, क्या किया गया। केरल ने NHM, ठीक है चलेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल दिखेगा ना, हाँ दिखेगा, नेशनल हेल्थ मिशन NHM वेतन और आशा प्रोत्साहन के लिए 55 करोड़ रुपए आवंटित करेगा। ये किए केरल की वामपंथी सरकार ने NHM और आशा कार्यकर्ताओं के लिए 55 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केरल की वामपंथी सरकार ने, जो NHM है और आशाएं हैं उनके लिए, आशा कार्यकर्ताओं के लिए, जिसमें NHM कर्मचारियों के वेतन के लिए 45 करोड़ और आशा कार्यकर्ताओं के लिए 10 करोड़ रुपए शामिल हैं। यह निधि केंद्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का समर्थन करती है और NHM केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कितना 60-40 का रेशियो के अनुपात में विभाजित निधि के साथ काम करता है। NHM है जिसमें से अगर 6 रुपये केंद्र सरकार देगा तो 4 रुपये कौन देगा, अपना राज्य सरकार देगा। तो ठीक है, 6:4, 60:40, 60% केंद्र सरकार का, 40% राज्य सरकार का। हाँ, ये अपने राजनाथ सिंह जी हैं और हमारे ये क्या है, रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री का आशय है कि फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को देखते हैं। भारत में रक्षा उत्पाद रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ तक पहुंच गया, 1.27 करोड़ तक पहुंच गया। वित्त वर्ष 23-24 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ रुपए पार कर गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 16.7%, 16.7%, और 19-20 की तुलना में 60% अधिक हो गया है। 19-20 की तुलना में 60% अधिक बढ़ा दिया गया हो और प्रीवियस ईयर की अपेक्षा 16.7% इंक्रीज कर दिया गया। उछाल का श्रेय सरकारी सुधार हुए, मेक इन इंडिया पहल, रक्षा निर्यात में वृद्धि को जाता है, 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है वृद्धि। DPSU PSU ने उत्पादन में 79.2% का योगदान किया, जबकि निजी क्षेत्र ने 20.8% का योगदान किया है। चलेगा। अगला आता है अगले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। अभी हाल ही में रिसेंटली ब्रिटेन में इलेक्शन हुए और इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर, जिसको आपने प्रीवियस ईयर या अभी तक का प्रधानमंत्री के रूप में देखा था, सुनक, ठीक है, सुनक नाम था उनका, तो उनकी पार्टी अभी हार गई है। और ये है हमारे अगले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। कीर स्टारमर 62 में जन्मे, पूर्व मानवाधिकार वकील, सरकारी वकील, 15 से सांसद हैं। कीर स्टारमर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी, यहाँ पर आपको नोटिस करना है कि किस पार्टी के हैं, लेबर पार्टी के, लेबर पार्टी के कीर स्टारमर। और कंजर्वेटिव पार्टी
के जो हेड थे ऋषि सुनक। ऋषि सुनक भारतीय मूल के थे, पंजाब के रहने वाले थे इनके माता पिता। ठीक है, चलेगा। तो पार्टी ने 170 सीटों के पूर्व अनुमानित बहुमत के साथ यूनाइटेड किंगडम के संसदीय चुनाव जीता है। चुनाव ने ऋषि सुनक की हार के साथ कंजर्वेटिव नेतृत्व वाली 14 वर्ष वाली सरकार को समाप्त कर दिया है। और ऋषि सुनक 14 वर्ष से सरकार में थे और अब कौन आ गए हैं? कीर स्टारमर। कीर स्टारमर का जन्म 62 में होता है, मानवाधिकार वकील, सरकारी वकील, 15 से सांसद भी रहे। और अब इनकी पार्टी लेबर पार्टी ने चुनाव जीता है और लेबर पार्टी के लीडर हैं, अभी फिलहाल पीएम है। और कंजर्वेटिव पार्टी ऋषि सुनक इनकी हार हो गई है। चलेगा। और आप कमेंट करके बताएंगे कि अमेरिकन जो ठीक है राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन दोनों के नाम बताएंगे। एक पार्टी का लीडरशिप कर रहे हैं, राष्ट्रपति की दौड़ में है डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरे हैं एक और जो बाइडन। जो बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप। तो बताएंगे दोनों की पार्टी कौन सी है। ठीक है, बताना। चलेगा। एक रिपब्लिकन पार्टी है, एक कांग्रेस है, ये आपको बताना है। भारत ने पेरिस फ्रांस के गैलरीज लाफायेट यूपीआई भुगतान शुरू किया है। भारत ने पेरिस फ्रांस के गैलरीज लाफायेट में यूपीआई भुगतान शुरू किया है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक भारतीय त्वरित भुगतान प्रणाली और प्रोटोकॉल है। जो क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक भारतीय त्वरित भुगतान प्रणाली और प्रोटोकॉल है। 16 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया था। इंटरफेस अंतर बैंक, पीरियड टू पीरियड और व्यक्ति से व्यापारी, ठीक है, पर्सन टू ट्रेड लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। चलेगा। यह तत्काल भुगतान सेवा ठीक है IMPS के शीर्ष पर एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के रूप में चलता है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ठीक है विनियमित किया जाता है। इसको रेगुलेट किया जाता है RBI के द्वारा। यूपीआई, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। चलेगा। यहां पर RBI और आसियान ने तत्काल सीमा पार भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। RBI और आसियान ने तत्काल सीमा पार भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो भुगतान प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? RBI और आसियान कंट्री और RBI ने प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत, ठीक है, प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत भारत के यूपीआई आसियान की तीव्र भुगतान प्रणालियों से जोड़ने के लिए आसियान के साथ सहयोग किया है, जिसका लक्ष्य निर्बाध सीमा पार खुदरा लेन देन है। बेसल में हस्ताक्षरित समझौते का लक्ष्य 26 तक परिचालन मंच तैयार करना है, जिससे दक्षता बढ़ेगी, सीमा पार भुगतान से जुड़ी लागत कम होगी। यह पहल सिंगापुर के साथ सफल रियल टाइम भुगतान लिंकेज के बाद की गई है। सिंगापुर के साथ हुई थी पहले रियल टाइम भुगतान लिंकेज के साथ, अब इनके साथ की गई है। किसके साथ? RBI ने आसियान के साथ इस तरह का समझौता, पैक्ट या डील की है। 26 तक ये ठीक से प्रॉपर काम करना है। यहाँ पर देखिएगा, दोहा। दोहा कहाँ की कैपिटल है? कतर की कैपिटल है। कतर एक कंट्री है और कतर की कैपिटल क्या है? दोहा है। अफगानिस्तान एक कंट्री है और इसका क्या है? कैपिटल कौन सी है? काबिल। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबिल। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। और अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होगा दोहा में अफगानिस्तान को लेकर तीसरा शिखर, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। तो UNO का क्या हो रहा है? सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस हो रही है।
तालिबान ने पहली बार 30 जून और 1 जुलाई 24 को दोहा कतर में आयोजित अफगानिस्तान पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया। इसमें तालिबान भी शामिल हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तालिबान एक आतंकी संगठन है और एक संगठन है, अब राजनीतिक भी कह सकते हैं, आतंकी संगठन भी है, अफगानिस्तान का है वहाँ पर, ठीक है। तो वो भी इस बार शामिल हो रहा है सम्मेलन में। 25 देशों संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व संयुक्त सचिव जेपी सिंह ने किया और तालिबान का प्रतिनिधित्व जबीहुल्लाह मुजाहिद ने किया। तालिबान का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव कौन था? जबीहुल्लाह मुजाहिद। और मुख्य चर्चाएं क्यों रही हैं देखिएगा। अफगानिस्तान में शांति, महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा पर प्रतिबंध जो था, अफगानिस्तान में शांति बहाल करने के लिए और अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और साथ ही साथ उनके लिए शिक्षा और जो प्रतिबंध है वो हटाने के लिए इस तरह का सम्मेलन हुआ। आगे की रिपोर्ट अगली करंट अफेयर्स में दी जाएगी। क्योंकि 6 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था और उन्हीं से संबंधित कुछ डिटेल हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा, 6 जुलाई 1901 को कोलकाता भारत में जन्म हुआ था इनका, 6 जुलाई 1901 को। और वह एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार से थे जो भारतीय समाज में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। बस इतना, बंगाली परिवार से बिलोंग करते थे, भारतीय समाज में उनका योगदान हमेशा अद्वितीय अतुलनीय रहा है। 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में इनका जन्म होता है। शिक्षा और शैक्षणिक कैरियर, अपनी शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय और बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पूरी की, जहां उन्होंने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। चलेगा। राजनीतिक पॉलिटिकल जर्नी क्या रही है उनकी, राजनीतिक यात्रा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस की नीतियों नेतृत्व में मोह भंग हो गया। और 51 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ की स्थापना की। बीजेपी के पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ। यहाँ पर बात करते हैं बीजेपी से पहले, भाजपा से पहले कौन था? जनसंघ था। और इसकी स्थापना किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। चलेगा। राजनीति में भूमिका, पश्चिम बंगाल में बंगालियों के अधिकारों की वकालत की, जम्मू कश्मीर के भारत में एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राष्ट्रीय एकता, हिंदू पहचान, प्रशासनिक सुधारों के मुद्दों पर अपने कड़े रुख के लिए जाने जाते थे। तो इस तरह के इनके योगदान रहे हैं। उपलब्धियां, अचीवमेंट्स क्या हैं? जनसंघ पार्टी आप देख रहे हैं, जनसंघ पार्टी ऐसी थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, बीजेपी से पहले इस संगठन का नाम क्या था? जनसंघ, जिसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। हिंदू राष्ट्रवाद सांस्कृतिक पहचान की वकालत करने वाले, एक दक्षिणपंथी राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनसंघ बीजेएस भारतीय जनसंघ की स्थापना की और राष्ट्रीय एकता के समर्थक रहे। हमेशा जो यूनिटी है उसके हमेशा से क्या है? सपोर्टर रहे हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 370, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को दिए गए विशेष राज्य का दर्जा था, विशेष दर्जे का विरोध किया और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 53 में कश्मीर में राज्य में प्रवेश के लिए परमिट प्रणाली का विरोध करते समय रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु एकीकरणवादी आंदोलन के लिए एक रैली बिंदु बन गई और उसी में इनकी मृत्यु हो जाती है 1953 में। देखिएगा, एक काफ़ी दुखद घटना है और
उनकी उपलब्धियां ऐसी हैं जो कि हमें प्रेरणादायक है। परंपरा, उन्हें एक दूरदर्शी व्यक्ति माना जाता है जिन्होंने भाजपा के लिए वैचारिक नींव रखी, जो बाद में भारत में एक प्रमुख राजनीतिक ताकत बन गई। राष्ट्रीय हित, प्रशासनिक दक्षता, सांस्कृतिक गौरव के मुद्दों पर उनके अडिग रुख के लिए याद किया जाता है। और मान्यता है कि 6 जुलाई को मुखर्जी की जयंती को भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उनकी राजनीतिक उपलब्धियों के साथ साथ चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान को, ठीक है, मान्यता देता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय राजनीति में एक सम्मानित व्यक्ति हैं जो अपने अटल सिद्धांतों और राष्ट्रवादी आंदोलन में योगदान के लिए जाने पहचाने जाते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। और जो आज वर्तमान में आप भाजपा बीजेपी पार्टी देख रहे हैं, यह पार्टी का पहले अस्तित्व नहीं था। इस पार्टी से पहले इसकी नींव या जड़ या मूल पार्टी कौन सी है? बीजेएस, भारतीय जनसंघ, और जिसके प्रणेता या जनक या कह सकते हैं संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो भारतीय या भाजपा जो अभी वर्तमान में फलित फूलित हो रही है या अपना शासन प्रशासन या अभी फिलहाल में राजनीति के सुप्रीम पोजीशन पर है, तो इसकी जो नींव है, इनके योगदान है, इसकी नींव को रखी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। मुखर्जी के योगदान को कोई भुला नहीं सकता है। इनका योगदान हमेशा कह सकते हैं प्रशंसनीय, सराहनीय एवं अतुलनीय रहा है। चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल वीडियोस। और साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि ठीक है आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।